हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री से है, लगभग उसको फाइनल कर चुके हैं। तो उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेट्स डू इट सेगमेंट में। तो अच्छी तरह से समझिएगा, सारे एक्सप्लेनेशंस को समझिएगा और इतनी अच्छी तरह से समझ लीजिए एक्सप्लेनेशंस को कि क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व आसानी से कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन चलिए स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं, ठीक है। फटाफट अगर आपको आता है तो आप ही बताते चलिएगा। Which ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से मैटर कौन कौन सा है ये बात करनी है। चेयर मैटर है क्या? आप कहोगे यस सर। एयर मैटर है लव नहीं है, स्मेल नहीं है, हेट नहीं है, आलमंड है, थाउट नहीं है, कोल्ड नहीं है, लेमन है, वाटर भी है, स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं है। ओके बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैटर सिर्फ उसी को कहा जाता है जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है। इंक्लूड हम लोग उसमें ऑफर्स रेसिस्टेंस भी अलग से कर देते हैं, बट द मेन पॉइंट इज, मेन एक्सप्लेनेशन इज मास भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए, है ना। चलिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है आप उसका रीजन बताइए। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। बताइए ऐसा क्यों होता है। सिंपल सी बात है ना, गर्म खाने का जो स्मेल आता है उसका डिफ्यूजन का रेट बहुत हाई होता है और ठंडे खाने के डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होता है, बहुत लो होता है। इसीलिए जो है हमको नजदीक जाके सूंघना पड़ता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डिफ्यूजन का रेट हाई है तो दूर से ही स्मेल चला आता है, और डिफ्यूजन का रेट लो है तो नजदीक जाना पड़ता है। सिंपल। अगले क्वेश्चन में आइए। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। आपने डाइवर को देखा होगा, तैराक को पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर कूदते हुए देखा होगा। तो क्या होता है, पानी से टकरा के उसका माथा फट जाता है क्या? आप कहोगे नो सर, वो तो कूद के सीधा अंदर चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मैटर के कौन से प्रॉपर्टी को ये ऑब्जर्वेशन शो करता है? ये ऑब्जर्वेशन शो करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होते हैं, जिसको आईपीजी कहते हैं हम लोग, इंटर पर्टिकुलर गैप कहते हैं, या उसी को वॉइड भी कहते हैं। याद आ रहा है बेटा? चलिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है, खुद से लिख लीजिएगा। वैसे एक बार मैं आपको याद भी दिला देता हूं, ठीक है। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो है, एडजेसेंट पार्टिकल्स के बीच में जो है नेग्लिजिबल गैप होता है, ठीक है। तो यही सब इसकी प्रॉपर्टीज है ना। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, है ना। अब कहोगे सर गैप में तो आपने कहा कि नेग्लिजिबल होता है, वो तो कहीं कम भी होता है, कहीं ज्यादा भी होता है। इसीलिए सिर्फ ये लिखा जाता है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप अवेलेबल होता है। नेग्लिजिबल टर्म या ग्रेटर गैप या स्मॉलर गैप, इस टाइप का टर्म वहां यूज करना सही नहीं होता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले असाइनमेंट में चलते हैं सर। देखिएगा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। सही बात है, मैंने आपको डेंसिटी भी पढ़ाया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ाया हुआ है। आप कहोगे सर आपने रिलेटिव डेंसिटी कहां पढ़ाया था? सही बात है, एक बार देख लो बेटा। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी तो पढ़े हुए हैं आप, ऐसा यूनिट निकालिए, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, या इसको क्या लिख सकते हैं जी, केजी m टू द पावर -3।
सही है। और रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से आप जब डिवाइड करते हैं तो वो उसका कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना। और रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर में जो यूनिट होता है वही यूनिट नीचे में भी होता है, तो दोनों यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है रिलेटिव डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी व्हेन डिवाइडेड विद डेंसिटी ऑफ वाटर वी गेट रिलेटिव डेंसिटी, एंड रिलेटिव डेंसिटी हैज नो एनी एसआई यूनिट। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The mass per unit volume of a substance is called density. Density is equal to mass by volume. ठीक है। Arrange the following in order of increasing density. Increasing density के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आपको पता है कि गैस से ज्यादा डेंसिटी लिक्विड की होती है, लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है। बोलिए होती है कि नहीं होती है? डेंसिटी मीन्स व्हाट? क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स। और गैस में पार्टिकल क्लोज नहीं होता, उससे ज्यादा क्लोज लिक्विड में होता है और सबसे ज्यादा क्लोज सॉलिड में होता है। जी सही है ना। देखिएगा, तो अब डेंसिटी के हिसाब से इसको अरेंज कर लो ना सर। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो काला धुआं निकलता है, हनी है, वाटर है, चौक है, कॉटन है, ठीक है, आयरन है। ठीक है, तो सबको डेंसिटी के हिसाब से आप अरेंज कर लेना, फ्रॉम लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी। ओके बेटा, सिंपल क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस आपको जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में लिखना है और टेबल बना के लिखना है। ठीक है, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड और एक में गैस। तो मैंने ढेर सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर के डिफरेंसेस को आपको लिख देना है, कम से कम 3-3 डिफरेंस लिखना है ना। 3 कैरेक्टर सॉलिड का, 3 कैरेक्टर लिक्विड का और 3 कैरेक्टर गैस का। कंपैरेटिव कैरेक्टर्स डालना है, डिफरेंस हो जाएगा। अगला है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। अच्छा, इस बेसिस पर आपको डिफरेंस लिखना है बेटा, समझ रहे हैं? आपको डिफरेंस जो लिखना है इस बेसिस पर लिखना है। मैं तो आधा ही क्वेश्चन पढ़ रहा था भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सॉलिड लिखा, फिर लिक्विड लिखा, फिर गैस लिखा, प्रॉपर्टी के लिए एक अलग लाइन डाल दीजिएगा। अब रिजिडिटी के बेसिस पर आप पहला डिफरेंस लिखिए। तो आप जानते हैं कि सॉलिड रिजिड होता है और लिक्विड भी रिजिड नहीं होता है, गैस भी रिजिड नहीं होता है। समझ रहे हैं? फ्लूइडिटी के बेस, अच्छा कंप्रेसिबिलिटी दूसरा ले लीजिएगा, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड अब ऑलमोस्ट कांट बी कंप्रेस्ड, ये भी लगभग ना के ही बराबर कंप्रेस्ड होता है, और गैस में कैन बी कंप्रेस्ड। अब समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? चलिए अगला है फ्लूइडिटी। तो अगला कैरेक्टर ले लीजिएगा फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इसके बेसिस पर लिखिएगा। तो सॉलिड फ्लूइड नहीं होता है, इट्स नॉट अ फ्लूइड। यहां लिखिएगा इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको कैरेक्टर दे दिया है, कैरेक्टर के भी फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो सॉलिड इसमें लिखिएगा कांट फिल अ कंटेनर, लिक्विड कांट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली लगा दीजिएगा। सॉलिड में कांट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड में भी कांट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, गैस में लिखिएगा कैन फिल अ कंटेनर कंप्लीटली। शेप ले लीजिएगा। ओके बेटा, सॉलिड में लिखिएगा इट हैज फिक्स शेप, लिक्विड इट हैज वेरिएबल शेप, गैस इट हैज वेरिएबल शेप, इंडेफिनिट शेप। अगला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ले लीजिएगा, इट हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, इट हैज कंपैरेटिवली ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स, इट हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है बात बेटा? डेंसिटी, अगला डेंसिटी ले लीजिएगा। सॉलिड में इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, लिक्विड में डेंसिटी इज लेसर देन सॉलिड, और गैस में डेंसिटी इज लेसर देन लिक्विड। समझ में आ रही है बात?
तो इस तरह से सारा का पूरा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब पॉइंट टू पॉइंट उसका कैरेक्टर लिखते जाइएगा और डिफरेंस लिखते चले जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा गिव रीजंस। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। कोई भी गैस किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक सोचिए, क्यों कंप्लीटली फिल कर सकता है गैस? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं, हर एक कोने में पहुंच सकते हैं। इसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है ना। इसलिए ये किसी भी कंटेनर के एक एक कोने को फिल कर सकते हैं, है ना, जबकि लिक्विड या सॉलिड ऐसा नहीं कर सकता। तो एक तो ये रीजन मैंने बता दिया आपको। और क्या हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर और आंसर लिखिएगा। ठीक है, अगले नंबर में, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में हमने हिंट दे दिया चैप्टर में आपको। ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। बताइए, ये भी मैंने बताया हुआ था आपको, फिर से थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, खुद से लिखिएगा। गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं बेटा, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कंटेनर के वॉल्स से भी बार बार इसका कॉलिजन होता रहता है। इसलिए ये कंटेनर के अंदर, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल को आप सॉलिड क्यों कहिएगा? कोई भी 3 रीजन बताइए। आप कहिएगा उसका सर फिक्स शेप होता है, ठीक, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो भी ठीक, पार्टिकल्स उसके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, वो भी ठीक, ये रिजिड होता है, फ्लो नहीं कर सकता है सर, ठीक है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है सर। ठीक है, तो ये सब रीजंस आप डाल सकते हैं कि वुडन टेबल सॉलिड क्यों है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लिखो, सिंपल सिंपल रीजंस दो। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, फ्लो नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। सही है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे आपको जो है वुडन टेबल को आप सॉलिड कह सकते हैं। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. बात सही है। हवा में हाथ हिलाना, बड़ा आराम से हाथ हिला सकते हैं, और यही अगर जो है, यहीं अगर लकड़ी का पटरा रखा हुआ रहता, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ होता, तब हाथ हिलता मेरा इस तरह से? क्या कहोगे? नहीं सर, तब तो कोई कराटे एक्सपर्ट आएगा तभी उसका हाथ ऊपर से नीचे जाएगा। उसका रीजन है कि सॉलिड के पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, उसका कोहेसिव फोर्स बहुत हाई होता है, इसीलिए हम अपने हैंड को इजीली मूव नहीं कर सकते। जबकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, कोहेसिव फोर्स भी उसके बीच में बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत आराम से हम अपने हाथ को मूव कर पाते हैं। ठीक है, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. इसका रीजन है कि आइस सॉलिड तो है, लेकिन उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ठीक है, आश्चर्य की बात है, आप चाहो तो फिजिक्स में पढ़ लेना इसको, फिजिक्स में इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वो पानी में डूबता नहीं है, पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ठीक है, चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं। तो इस सेगमेंट में कुछ जो मैंने बताया उससे ले लीजिएगा, कुछ आप जो सोच रहे हैं उससे ले लीजिएगा, और खुद से जो है मैटर को कंबाइन करके एकदम परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगले सेगमेंट में आते हैं बेटा,
कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। केल्विन है, सेल्सियस में बदलना है, केल्विन है, सेल्सियस में बदलना है। आराम से हो जाएगा, बताया हुआ है मैंने आपको, आराम से कर लीजिएगा इसको। अगले नंबर में आते हैं, या अगर किसी का टेम्परेचर वाला न्यूमेरिकल वाला लेक्चर छूट गया है तो बेटा लेक्चर चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां जाके उसको स्टडी कर लें, ठीक है, फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगला है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। बताइए 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। आप कहोगे सर वाटर वेपर होगा, क्योंकि 100 पर ही बॉईल कर जाता है ना पानी, तो 250 पर तो पूरा का पूरा वाटर वेपर ही होगा। और 100 पर बेटा, 100 पर तो वाटर बॉईल ही करता है, तो वाटर भी मिलेगा और वाटर वेपर भी मिलेगा। मतलब लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बताइए, आपने लेटेंट हीट पढ़ा हुआ है, जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सारा का सारा हीट एनर्जी कोहेसिव फोर्स को ब्रेक करने में चला जाता है, पार्टिकल को वाइब्रेट करने में चला जाता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ठीक है, हीट दो में से एक ही काम कर सकती है। मैंने पढ़ाते वक्त आपको कहा था हीट दो में से एक ही काम कर सकती है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वो टेम्परेचर बढ़ा सकती है या फिर स्टेट चेंज कर सकती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इसके, वो अलग बात है, लेकिन जनरली जो हम लोग रीड करते हैं इसी पैरामीटर को रीड करते हैं बेटा। ठीक है, तो सारा का सारा हीट कोहेसिव फोर्स को ब्रेक करने में चला जाता है, पार्टिकल को वाइब्रेट करने में चला जाता है, स्टेट को चेंज करने में चला जाता है, इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगला है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? कोई भी एक मेथड बताइए। अगर आपको 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे? बाय कंप्रेसिंग द गैस। इसमें आपको मिल जाएगा? नहीं बेटा, फिर उसके बारे में भी लिखना होगा। ऐसा करने के लिए हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस करने के लिए दो काम किया जा सकता है, या तो उसके टेम्परेचर को घटाया जा सकता है, या फिर प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है, या फिर दोनों कंबाइन करके यूज किया जा सकता है। टेम्परेचर भी घटा दो, प्रेशर भी बढ़ा दो, तो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, अच्छी तरह से खुद से बनाइएगा, खुद के लैंग्वेज में बनाइएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।